नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से दलीलें रखी हैं, आज उन्हें हार में भी जीत का नायक बना देती है। उन दलीलों के बीच आप ईडी को मिले असीमित अधिकारों और उसके जरिए किए जाने वाले अतिक्रमण को साफ साफ देख सकते हैं। हम आज के वीडियो में सिंघवी की दलीलों और कोर्ट के जवाब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाईकोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दे दिया है। इस पर सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। सिंघवी चाहते थे ईडी की हिरासत से रिहाई की याचिका पर आज ही सुनवाई हो और फैसला हो। ईडी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मगर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आज केजरीवाल को राहत नहीं मिली। इतनी तेजी से घटनाक्रम बदले जा रहे हैं कि 10 साल के हिसाब को छोड़कर सब इधर उधर देखने लग जा रहे हैं। जैसे तेज आंधी चल रही हो, कहीं टिन के छत उड़ रहे हैं तो कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं। सिंघवी की दलीलों पर आने से पहले कुछ तस्वीरों को फटाफट देख लेते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज क्या क्या हुआ। आम आदमी पार्टी ने सड़कों को धांग दिया है। कोरोना के समय प्रधानमंत्री मोदी ने थाली बजाने का आह्वान किया था, लेकिन इसी थाली को सौरभ भारद्वाज ने जनता को बताने के रूपक में बदल दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, उसे रिहा किया जाए, जनता को जागना होगा। आम आदमी पार्टी से जुड़े वकीलों ने आज दिल्ली की अदालतों में प्रदर्शन किया और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाए। आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक पीले रंग की टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा परिसर में मार्च किया और सदन के भीतर भी पीले रंग के लिबास में स्पीकर के आसन के पास केजरीवाल की रिहाई के नारे लगाए गए। ये आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला की मिठाई की दुकान है। ऐसी जगहों पर छापे मारने वाला कितनी अफसोस से निकलता होगा। मिठाई की दुकान में गया और एक पीस रसगुल्ला भी नहीं खा सका। सबको पता है कि दुकान में सीसीटीवी होता है। हल्ला मच जाएगा कि छापे मारने वाली टीम रसगुल्ला चाप रही थी। कायदे से ईडी की टीम उन कंपनियों के यहां जानी चाहिए जिन्होंने उसी के छापे के बाद बीजेपी को 100 करोड़ रुपए के चंदे दिए। शराब घोटाले में ही अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बनते हैं और अरबिंदो फार्मा बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है। वहां कोई छापेमारी नहीं है, मगर मिठाई की दुकान पर धावा बोल दिया गया है। इन छापों से लग रहा है अब आम आदमी पार्टी की आर्थिक शक्तियों पर भी प्रहार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को ऐसे ही लोगों से चंदा मिलता है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी छापा पड़ा था और आज आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार रहे दीपक सिंगला के घर और दुकान पर ईडी की टीम पहुंच गई। दीपक सिंगला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इस समय आम आदमी पार्टी के गोवा के प्रभारी हैं और एमसीडी के सह प्रभारी। इस बीच ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को भी हाजिर होने के लिए कहा है। उनके सहयोगी सुहान मुखर्जी से पूछताछ चल रही है और अब महुआ को 28 मार्च को हाजिर होना है। सिंगापुर की कंपनियों के 1800 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच चल रही है। उसके संबंध में महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है। लग रहा है चुनाव के नतीजे इस बार ईसी नहीं, ईडी के दफ्तर से घोषित होने वाले हैं। ऐसा क्या है कि सबसे अधिक चंदा लेने वाली पार्टी से जुड़े किसी के खिलाफ ईडी सक्रिय नहीं है और विपक्ष के नेता धड़ाधड़ दबोचे जा रहे हैं ताकि वे चुनावी मैदान में उड़ ही न सकें। ईडी की हरकत या करतूत को समझना है तो दिल्ली हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दी गई दलीलों को पूरा पढ़ना होगा, सुनना होगा। हम काफी विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए गुजारिश है इस वीडियो को 2 बार देखिए, पूरा देखिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तैयारी के साथ आए। जमानत याचिका पर बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के वकील को पानी पिला दिया। ईडी के वकील के अजीब अजीब तर्कों को ध्वस्त कर दिया, मगर वे केजरीवाल के लिए जमानत हासिल नहीं कर पाए। उनकी मुराद बस इतनी पूरी हुई कि सुनवाई हो गई, अपनी बात कह पाए, मगर केजरीवाल को जमानत नहीं दिला सके। केजरीवाल की याचिका इस तरह से तैयार की गई थी कि ईडी को कहना पड़ा कि उसे जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए। सोचिए, इस केस की 2 साल से जांच चल रही है, फिर भी सिंघवी ने याचिका में ऐसा क्या लिख दिया होगा कि ईडी को 3 हफ्ते का समय चाहिए था? क्या इसलिए कि केजरीवाल को जेल में रखना है किसी तरह ज्यादा से ज्यादा समय तक, ताकि चुनाव बीत जाए?
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, 22 मार्च को रिमांड पर भेजा गया, आज 27 मार्च है। आखिर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या लिख दिया याचिका में कि इस पर जवाब देने के लिए ईडी को 3 हफ्ते का समय चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर बहस हो रही थी। हाईकोर्ट में ईडी के वकील SV राजू ने कहा, हमें याचिका की कॉपी कल ही मिली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई मुख्य याचिका पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए और अंतरिम एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए भी उचित समय दिया जाना चाहिए। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह एक बेहद अजीब और मोटिवेटेड पॉइंट है। यह व्यक्ति जेल में है। 23 मार्च को याचिका फाइल हुई थी, कल रात उसकी खामियों को ठीक किया गया और आपको कॉपी दे दी गई। जवाब देने का कोई मतलब नहीं। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि जवाब देने की जरूरत नहीं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मैं इस मामले में नोटिस जारी करूंगी, मुझे इस मामले में जवाब चाहिए। अंतरिम राहत पर मैं जल्दी डेट दूंगी। इस पर सिंघवी ने कहा कि मैंने 28 मार्च को खत्म होने वाली रिमांड को चुनौती दी है। हमारी मांग है कि रिमांड के आधार पर फैसला दें। इसमें किसी के जवाब की फाइल की जरूरत नहीं है। यह मामले को लटकाने वाली बात है। मैं मांग कर रहा हूं कि आप आज फैसला करें। एक ऐसा मामला जो रिमांड के आधार को चुनौती देता है, उसे आज ही सुना जाए। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सिंघवी ने कहा कि सुनवाई करनी है या नहीं, यह आपका अधिकार है। इस पर किसी को जवाब फाइल करने का सवाल नहीं उठता। इस पर त्वरित फैसला देने की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी आज पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रख रहे थे। उनकी बात भारी पड़ती लग रही थी। जस्टिस शर्मा ने फैसला सुना दिया कि पूरक सूची पर सुनवाई पूरी कर लेने के बाद आज ही इस पर सुनवाई होगी। आखिरकार सुनवाई हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी रिमांड गैर कानूनी है, इसलिए केजरीवाल को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को ईडी की इस गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्रवाई को निरस्त कर देना चाहिए। ईडी ने जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है। यह कार्रवाई केजरीवाल के राजनीतिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के लिए की गई है। अपनी याचिका में सिंघवी ने दलील दी है कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत जो अधिकार मिला है, उसका ईडी ने उल्लंघन किया है। ईडी ने केजरीवाल के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों का बिना रोक टोक उल्लंघन किया है। सिंघवी की याचिका की कानूनी भाषा कमाल की होती है। उसका त्वरित अनुवाद जरा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के उल्लंघन से जोड़ दिया। हमने इसके बाद देखा कि पीएमएलए के सेक्शन 19 में क्या लिखा है, जिसके नहीं मानने की बात सिंघवी कोर्ट के सामने कर रहे थे। सेक्शन 19.1 में लिखा है कि अगर केंद्र की सरकार की तरफ से निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या किसी भी अधिकृत अफसर के अधीन कोई सामग्री है और उसके पास मानने का कारण है, तो उन कारणों को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज करना होगा। और इस एक्ट के तहत अगर अफसर को कोई भी व्यक्ति दोषी नजर आता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे बता देगा कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। कई कानूनविदों के मुताबिक सेक्शन 19 की भाषा अस्पष्ट है, मगर ईडी के मामले में जितनी भी सुरक्षा आरोपी को हासिल है, किसी आरोपी को इसी धारा से वो मिलती है। सेक्शन 19 को पढ़कर यही लगता है कि गिरफ्तारी का कारण अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज तो होगा, मगर लिखित रूप में आरोपी को नहीं दिया जाएगा। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि जब गिरफ्तारी का कारण दर्ज किया जाना अनिवार्य है, तो उसे आरोपी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए? सब कुछ अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। इसलिए कई बड़े बड़े वकील ईडी को खतरनाक मानते हैं, ड्रैकोनियन कहते हैं। ड्रैकोनियन शब्द प्राचीन ग्रीस में एथेंस शहर के एक कानून निर्माता के नाम से आता है। ड्रैको छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी सजा देने के लिए जाना जाता था। मौत की सजा देने में ड्रैको खास तौर पर आगे रहता था। कहते हैं पत्ता गोभी चुराने पर भी मौत की सजा मुकर्रर कर दी गई थी। वैसे ड्रैको शब्द का मतलब ड्रैगन होता है। मुझे तो ड्रैको सुनते ही ड्रैकुला की याद आ जाती है। ईडी का भय अब भूत बन चुका है। इसके डर से लोग थर थर कांप रहे हैं।
कांग्रेस के खासकर तुरंत भागकर बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पीछे ईडी नहीं ड्रैकुला आ गया है। जब ड्रैकोनियन बता दिया तो थोड़ा ड्रैकुला का भी बता देते हैं। ड्रैकुला दीवारों पर रेंगने वाला एक पिशाच है और जिसे भी काटता है वो भी ड्रैकुला बन जाता है। आप भी खून के प्यासे वैम्पायर बन जाते हैं और ड्रैकुला की हर गतिविधि को सही बताने लग जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप अंकिल एक तरह के ड्रैकुला है, ये जिसे भी काटते हैं वो इन्हीं के जैसा हो जाता है। समय आ गया है कि व्हाट्सएप के ड्रैकुला से आप तुरंत सावधान हो जाएं। इस दौर में यही सब याद आता है, यही सब रूपक नजर आते हैं। आज कोर्ट में बहस लंबी चली और मामला जटिल भी है, इसलिए ड्रैगन और ड्रैकुला के सहारे हमने छोटा सा एक ब्रेक ले लिया। लेकिन अब आपका ध्यान फिर से चाहता हूं और गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी के अखबार वैसे ही इस पूरे मामले पर गोबर लीप देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। आप अभिशप्त हैं हिंदी के दर्शक होकर भी हिंदी के रद्दी अखबारों को खरीदने और पढ़ने के लिए। तो हम सेक्शन 19 की बात कर रहे थे। आप ही सोचिए, ईडी के अफसर के पास अगर यह मानने का पर्याप्त कारण है कि अमुक व्यक्ति अपराध में शामिल है तो वह गिरफ्तार किया जा सकता है। जब वह मौखिक रूप से बता सकता है कि क्यों गिरफ्तार हो सकता है तो लिखित रूप से क्यों नहीं बता सकता? इस तरह की छूट भारत जैसे देश की एजेंसी को कैसे दी जा सकती है, जहां फर्जी मामलों में फंसाने को कोई भी बुरा नहीं मानता और फंसाने के बाद लोरी सुनाता है कि जेल जाइए, कानून में विश्वास जताइए और फैसले का इंतजार कीजिए। फर्जी मामले में फंसाने वाले अफसरों को कोई सजा भी होती है। जो भी है, भले ही नाम मात्र ही समझिए, लेकिन ईडी को जितनी शक्तियां मिली हुई हैं उनमें आरोपी के पास जो भी बचाव है वो इसी सेक्शन 19 से मिलता है। गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना होता है। अदालत उसकी मांग कर सकती है कि किस आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, मगर आरोपी को नहीं दिया जाएगा। पुलिस किसी को एफआईआर के बिना गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस के सामने कोई बयान देता है, अदालत उसे सबूत नहीं मानेगी, लेकिन ईडी के सामने किसी का दिया हुआ बयान गिरफ्तारी का आधार बन जाता है और इसे ट्रायल के समय सबूत मान लिया जाता है, क्योंकि समझा जाता है कि ईडी तो पुलिस नहीं है, मगर जिसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है या अतिक्रमण दिखाई देता है, जैसे आरोप लगते हैं, उससे यही लगता है कि ईडी का भय पुलिस के भय से भी कई गुना ज्यादा हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी केवल शक के आधार पर नहीं की जाती है। गिरफ्तारी का कारण बहुत पुख्ता होने चाहिए, क्योंकि जमानत मुश्किल से मिलती है। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब ईडी के पास ऐसे साक्ष्य हों जिन्हें देखकर यही लगे कि जिसकी गिरफ्तारी हो रही है वो आरोपी है और उसमें दम है। जैसा कि आप जानते हैं, पीएमएलए के तहत ईसीआईआर यानी एफआईआर की कॉपी या कंप्लेंट की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है। बहुत से कानूनी विशेषज्ञों ने इसे लेकर आलोचना की है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस पर अदालत के फैसले का इंतजार हो रहा है। इस समय जो कानून है उसके अनुसार ईडी को गिरफ्तारी के वक्त एफआईआर की तरह ईसीआईआर डिटेल के रूप में देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी का आधार बताया जा सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी साबित करने के लिए सिंघवी दलील देते हैं कि मौजूदा मामला पीएमएलए के सेक्शन 3 के तहत दर्ज है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं जो दिखा सके कि कानून में दर्ज किसी भी गतिविधि में याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल शामिल थे। सेक्शन 3 के तहत ईडी को दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता यानी केजरीवाल का संबंध प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़ा है, यानी उसे किसी तरह से पैसा मिला है, उसने इसे छिपाने का काम किया है या इस्तेमाल किया है, या किसी तरह से रिश्वत के पैसे को वैध बनाने का काम किया है। ईडी को यह बताना होगा कि सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करते हो कि याचिकाकर्ता ने सेक्शन 3 के तहत अपराध किया है। यह आरोप भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को कथित अपराध की कोई जानकारी थी। सिंघवी ने याचिका में लिखा है कि गिरफ्तारी के समय ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि केजरीवाल सेक्शन 3 के तहत आने वाली गतिविधियों में आरोपी हैं। आम गिरफ्तारी से अलग पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिंघवी ने लिखा है कि ईडी के अधिकारियों ने सेक्शन 19 का उल्लंघन किया है और ऐसी गिरफ्तारी कानून के समक्ष गैर कानूनी है। आपको दिखाना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। सिंघवी ने लेवल प्लेइंग फील्ड, समतल जमीन और संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार की बात कोर्ट के सामने रखी। यही बात उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी थी। हम उनके पुराने बयान का वो हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है
तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल ज़मीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल ज़मीन, उस समतल ज़मीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल ज़मीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल ज़मीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। सुनवाई शुरू होने के बाद सिंघवी ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, मगर सवाल टाइमिंग का है। सेक्शन 50 के तहत बयान नहीं लिया गया है, बिना बयान गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने जज से कहा कि आपने बताया है कि स्टेटमेंट इंक्वायरी के नेचर की है, छानबीन के दौरान मिली जानकारी और उस पर प्रयुक्त विवेक के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। यह मूल ढांचे पर आक्रमण है। आपका उद्देश्य है मुझे और मेरी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अस्थिर करना। सिंघवी की दलीलों में उनकी वकालत का अनुभव आज बढ़ चढ़कर बोल रहा था। वे आज ही केजरीवाल की रिहाई पर अड़ गए थे। कोर्ट की दलील यही रही कि ईडी को भी अपनी बात रखने और सुनने का मौका मिलना चाहिए। सिंघवी ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हमारी याचिका पर जवाब फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम रिमांड पर बहस कर रहे हैं। स्वतंत्रता के मामले में एक दिन की जेल भी बहुत लंबी हो जाती है। या तो आप स्वीकार करें या खारिज कर दें। ईडी के वकील को अलग से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। हमारी रिहाई की अपील सुनी जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनने की अनुमति दे दी। सिंघवी ने यहां तक ईडी के तमाम तर्कों को पीछे छोड़ते हुए अपनी बात रखने का मौका कोर्ट से हासिल कर लिया और सिंघवी बहस करते चले गए। उनकी दलीलों का आधार यही था कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और केजरीवाल को रिमांड खत्म होने से पहले आज ही रिहा किया जाना चाहिए। 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। सिंघवी कहते रहे कि पीएमएलए में मुख्य बात होती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की। मतलब यही हुआ कि क्या केजरीवाल ने पैसे लिए हैं या किसी तरह से इस्तेमाल कर उसे सफेद किया है। इसमें दूसरे अपराधों के लिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। काले धन को सफेद करना ही अपराध माना जाता है। यह फर्क समझना होगा। जो आम अपराध है वो पीएमएलए के तहत तभी आएगा जब उससे हासिल पैसा किसी और बिजनेस में लगाकर काले से सफेद किया गया हो। इस केस में गिरफ्तारी के बाद जमानत मुश्किल हो जाती है। इसलिए कुछ तो तय करना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। आपके पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को भी गिरफ्तार कर लें या गिरफ्तारी जरूरी ही है। अभिषेक मनु सिंघवी पूछते रहे कि ऐसा क्या है जो बिना गिरफ्तारी के नहीं हो सकता था। जब केस अगस्त 2022 में शुरू हुआ और पहला समन अक्टूबर 2023 में दिया गया, तो मुझे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? आप सेक्शन 19 की सीमाओं का पालन कैसे कर रहे हैं? सिंघवी ने कहा कि मिस्टर ईडी, अगर आप फरवरी 2024 में केजरीवाल की भूमिका की जांच करना चाहते हैं तो आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। वो भी उस भूमिका के बारे में जिसका आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप खुद पुष्टि नहीं कर पा रहे। चुनाव के ठीक पहले आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना आप नहीं कर सकते थे? क्या आपने कोर्ट को कभी बताया है कि केजरीवाल ने आपको कोई जवाब नहीं दिया? किस बात पर आपको गिरफ्तार करना है? कुछ नहीं है। आप एक दिन अचानक ये नहीं कह सकते कि मैं गिरफ्तार करना चाहता हूं, कि मेरे पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, मेरी इच्छा है और इसलिए मैं गिरफ्तार कर रहा हूं। सिंघवी ने कहा कि जब से ईडी एक्टिव हुई है
तब से एक शब्द जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है वो है असहयोग। उन्होंने तर्क किया कि क्या यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर सिंघवी आप कबूल नहीं कर रहे हैं या खुलासा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा करना आर्टिकल 20 और 21 पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि हिरासत में की गई पूछताछ असहयोग पर ही आधारित होती है। सिंघवी ने बहस के दौरान ईडी के मामलों में अदालतों की उदासीनता पर भी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कह दिया कि मुझे खुशी है कि कम से कम 1 या 2 कोर्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने इस कार्य पद्धति पर कहा है। आमतौर पर कोर्ट ईडी नाम की होली काऊ को छूना भी नहीं चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि आप नॉन ट्रायल प्रारंभिक स्टेज पर हैं, सब कुछ मान लें तो भी आपको गिरफ्तारी की जरूरत दिखानी होगी। अगर गिरफ्तारी के बिना मकसद पूरा हो जाता है तो आप गिरफ्तारी नहीं करें। यह मुख्यमंत्री के मामले में 10,000 बार जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हूं, इस तर्क से तो यह भी हो सकता है कि मैंने पहले ही छेड़छाड़ कर दी हो। सिंघवी ने उन बयानों की भी धज्जियां उड़ा दी जिसके आधार पर गिरफ्तारियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बयान पर आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। पहले चरण में केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ अन्य लोगों के बयान लेने के बाद आप चरण 3 पर पहुंचते हैं, जो है किसी एबीसी को गिरफ्तार करना। उसके बाद उस पर दबाव बनाया जाता है, उससे बेल के लिए याचिका डलवाई जाती है। 5वें चरण में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं बेल का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, फिर आदमी को बेल मिल जाती है। 6ठे चरण में वो बाहर आकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दे देता है और उसके बाद उसे माफी मिल जाती है। सिंघवी ने कहा आबकारी मामले में हर राजनीतिक गिरफ्तारी में यही हुआ है, यह बहुत चिंता की बात है। इट इज ब्लोइंग टू स्मिदरिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हिंदी में ऐसे कहेंगे कि जो भी संवैधानिक सुरक्षा मिली है उसकी चिंदी चिंदी हवा में उड़ गई है। सिंघवी की इन दलीलों से दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी, सरकारी गवाह और उनके बयानों का हाल नजर आ जाता है। आखिर कोई तो सोचेगा कि जो व्यक्ति सरकारी गवाह बना है, जिसे इसी केस में जमानत मिली है जिसमें मनीष सिसोदिया को 1 साल से जमानत नहीं मिल पा रही, वो आदमी जमानत पर बाहर आता है, उसकी कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है। क्या यह किसी को भी नहीं दिखेगा? इसके बाद सिंघवी शराब घोटाले में गिरफ्तार और सरकारी गवाह बनने वाले राघव मगुंटा और शरद चंद्र रेड्डी के बयान की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, जिसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। सिंघवी कहते हैं कि फरवरी 2023 में राघव को गिरफ्तार किया जाता है। उसने 4 बयान दिए, चारों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। इन चारों बयानों को ईडी दबा देती है। जुलाई में बयान आता है जिसमें केजरीवाल का नाम लिया जाता है। क्या यह सही है? चूंकि आज आप ईडी हैं, इसलिए आप क्रिमिनल लॉ को उल्टा ही कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। किसी तरह से आप एक बयान ले आते हैं। इस केस में जमानत कब मिलती है वो तारीख देखिए। ईडी कहती है हम जमानत का विरोध नहीं करेंगे। आपने कितने ऐसे केस में कहा है जमानत का विरोध नहीं करेंगे? अंत में यह आदमी सरकारी गवाह बनता है और बेल मिल जाती है। इसलिए जब हर बात रिकॉर्ड पर है तो जवाब क्या देना है, यह तो हर चरण में साफ साफ दिख रहा है। इन्हें देखने की जरूरत है। अगर मुझे कोर्ट से संरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा? संवैधानिक अधिकार का सबसे बड़ा संरक्षक है आर्टिकल 226। सिंघवी कहते हैं कि राघव मगुंटा को हिरासत में यातना दी गई। बाद में जुलाई 2023 में उनके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने बयान दिया जिसमें पहली बार केजरीवाल का हाथ होने की बात कही जाती है। इसके बाद बेटे को बेल मिल जाती है। इन बयानों का मतलब ही क्या रह जाता है? सिंघवी शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर आ जाते हैं। कहते हैं इस बंदे ने कहा है कि पीठ में दर्द है और बेल मिल गई। पीठ के दर्द से बेल भी मिलती है। इस बेल के बदले में वो सेक्शन 50 के तहत बयान देता है। इन 2 बयानों में भी केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं। अब आते हैं गिरफ्तारी के बाद के बयान पर। रेड्डी गिरफ्तार होता है, 9 बार बयान देता है, मेरे बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके एक भी बयान को 6 शिकायतों में शामिल नहीं किया जाता है। आप खुद उस बयान पर भरोसा नहीं करते और दबा देते हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है? 2 गवाह, जमानत मिलती है, सरकारी गवाह बनते हैं और केजरीवाल का नाम लेते हैं। पहले के बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, जमानत मिलने के बाद नाम लेते हैं। क्या यह अजीब नहीं? इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। पता चलता है कि उन्होंने ईडी के केस को और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखा है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि सरकारी गवाह बनने वाले
राघव मगुंटा के पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी जगन रेड्डी की पार्टी से सांसद हैं। इस समय वे वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर टीडीपी में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का इस चुनाव में गठबंधन है। सिंघवी कहते हैं कि ईडी ने 110 साल से चली आ रही कानून की रेखाओं को तहस नहस कर दिया है। एक सह आरोपी से कुछ भी बयान निकलवा लेना आसान होता है, इसलिए इन बयानों को खास महत्व नहीं देना चाहिए। जो सरकारी गवाह होता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सबसे अविश्वसनीय दोस्त है, और वो दोस्त कैसा जो अविश्वसनीय हो, यह अपने आप में विरोधाभास है। सिंघवी की वकालत आज कोर्ट में बिजली की तरह कौंध रही थी। ईडी के आतंक के बादलों से घिरा भारत का लोकतंत्र दुर्बल नजर आने लगा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ भाग रहे उसके सांसदों और नेताओं से बेहतर पूछ लीजिए, वो लोकतंत्र की झोपड़ी को जलता छोड़कर अपनी जान बचाने में लगे हैं। इसी समय में सिंघवी नाम का एक वकील अपनी दलीलों से उम्मीदों की तरह चमक रहा था। सिंघवी ने एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि हमारे इतिहास में जजों ने अच्छे या बुरे कारणों से जयचंद और ट्रोजन हॉर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इतिहास ट्रोजन हॉर्स को बहुत क्रूरता से देखता है। ये वो हैं जो दगा करते हैं। उन्होंने ट्रोजन हॉर्स का उदाहरण सरकारी गवाह बने सह अभियुक्तों के लिए दिया। सिंघवी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि 45 करोड़ का पता लगाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के केस में पैसे के लेन देन का आरोप रिजेक्ट हो चुका है। पैसा वही है, बस इस बार अभियुक्त का नाम दूसरा कर दिया गया है। इससे खास फर्क नहीं पड़ता। सिंघवी ने दलील दी कि ईडी द्वारा केवल सेक्शन 70 लगाया गया है, जो कि सिर्फ कंपनी पर लगाया जाता है। इसकी जो भी भाषा हो, यह राजनीतिक पार्टी पर नहीं लगता है। पार्टी के बारे में जनप्रतिनिधित्व कानून में लिखा गया है। आप एक कानून में राजनीतिक पार्टी की परिभाषा को दूसरे कानून में समाहित नहीं कर सकते हैं। पीएमएलए ने पार्टी का नाम तक नहीं लिया है। ऐसा कर आप दो कानूनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और अगर आप आम आदमी पार्टी को आरोपी बना भी लेते हैं, तब भी इसका यह मतलब नहीं कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर लें। आपको उनकी भूमिका दिखानी होगी। क्या, कैसे, कब, कहां। सिंघवी ने कहा, पहले गिरफ्तारी के कारण एक पन्ने में बता दिए जाते थे, अब कई सौ पन्नों में बताया जाता है। ईडी अभी तक लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण नहीं दे पाई है। ईडी के मामले में जमानत का नहीं मिलना किसी को हैरान नहीं करता है, मगर सिंघवी की 10 बिंदुओं पर खड़ी सारी दलीलों से कोई भी जागरूक नागरिक हैरान हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को उसके घर से इस तरह से उठाकर जेल में डाल दिया जा सकता है। हम सिंघवी की बहस को शब्दशः नहीं रख पाए, अपने हिसाब से अनुवाद किया। कुछ त्रुटियां जरूर होंगी, मगर अरविंद केजरीवाल को इससे बेहतर बचाव नहीं मिल सकता था। अभिषेक मनु सिंघवी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सिंघवी हाई कोर्ट में अपना केस हार गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।